तो पिछले एपिसोड में सिंग्यू ने गुमैन को बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में कहीं पर जा रहे थे और उस जगह के आसपास में कुछ अजीब से पिलर बने हुए थे। तभी योयो येलिंग से कहने लगता है कि भले ही ये पिलर नॉर्मल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असल में इन सभी को आज से 10,000 साल पहले बनाया गया था और ये इतना ज्यादा मजबूत है कि यिन यांग रिल्म वाला आदमी भी इसे डैमेज नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम अगले 10 सालों तक पूरी तरह से सेफ रहोगी। लेकिन इसके बाद वो फिर से अपनी बात को सही करते हुए कहता है कि मैं तो केवल 5 साल में तुम्हें निर्माणा लेवल में पहुंचा दूंगा। तब इसके ऐसे बात को सुनकर येलिंग इसे थैंक यू कहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सिंग्यू ने अपने हंसी को नहीं रोक पाया था और वो इनके बात के ऊपर जोर जोर से हंसने लगा था। पर तभी नोनगू येलिंग से कहती है कि तुम इसके बातों पर यकीन मत करना, क्योंकि खुद इसकी कल्टीवेशन कई सालों से डेवलप नहीं हो पाई है, तो भला ऐसे कंडीशन में वो तुम्हारी मदद कैसे कर पाएगा। लेकिन इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम्हें इसके बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बॉस इसके बारे में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। अब इस तरह से नोनगू ने योयो के झूठे बातों को सामने ला दिया था, जिसके बाद वो भी कहने लगता है कि हाँ बॉस इसे जरूर कर देंगे। लेकिन तभी इनके साथ वाला लड़का कहता है कि बॉस का भी कल्टीवेशन रिल्म उतना ज्यादा हाई नहीं है, और अगर फिर भी इसके बारे में बात किया जाए कि इन्होंने एंशिएंट बारबेरियन को बहुत ही आसानी से हरा दिया, तब इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि बॉस की ताकत भी कम से कम ऑर्डिनरी मार्शल एम्परर के लेवल की जरूर होगी, क्योंकि एंशिएंट बारबेरियन को मार्शल एम्परर के अंडर में बेस्ट माना जाता है। इसीलिए उसे लग रहा था कि येलिंग अगर सिंग्यून के गाइडेंस में कल्टीवेशन प्रैक्टिस करेगी, तब उसके बाद वो जरूर ही अपने कल्टीवेशन रिल्म को ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर येलिंग भी काफी खुश हो गई थी और वो सिंग्यून के गाइडेंस में प्रैक्टिस करने के लिए उसके सामने रिक्वेस्ट भी करती है। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि अब तो तुम मेरे टीम की मेंबर हो और इसके अलावा तुमने तो इसके पहले मेरी जान भी बचाई थी, इसीलिए मैं भी तुम्हारी मदद करने के लिए अपना पूरा कोशिश करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर येलिंग भी काफी खुश होने लगी थी और सिंग्यून उससे कहता है कि कल्टीवेशन रिल्म तो दूसरी चीज है, लेकिन सबसे पहले तुम्हारे पास में कल्टीवेशन करने का माइंड होना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि येलिंग इसके गाइडेंस के लिए इसे थैंक यू कहती है। तब इनके ऐसे बात को सुनकर योजो और नोनगुंग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे थे और योजो सिंग्यून से कहता है कि येलिंग के पास में तो वुड एट्रीब्यूट है, इसीलिए अब हमें अपने टीम के अंदर केवल एक और ऐसे मेंबर को ऐड करने की जरूरत है जिसके पास में गोल्ड एट्रीब्यूट हो, क्योंकि उसके बाद से हमारी टीम भी कंप्लीट हो जाएगी। और इसीलिए योयो सिंग्यून से पूछता है कि इसके बारे में हमें क्या करना चाहिए। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि कल हम फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए अपने कैंप को ओपन करेंगे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी एक जगह पर बैठे हुए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि सिंग्यून किसी चीज के बारे में सोच रहा था और कहने लगता है कि ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट तो इस वर्ल्ड के लिए सिलेक्शन बेस है, जिसके वजह से अगर ट्रू एंशिएंट स्टार सेक्टर को मैनेजिंग क्लाइंट के रूप में बात किया जाए, तब उसके बाद वहां पर टैलेंट को सेलेक्ट करने के लिए बहुत सारे सीक्रेट टेक्निक जरूर होंगे। लेकिन इस वक्त सिंग्यून का सोल अभी भी जख्मी था, जिसके वजह से वो ऐसे कंडीशन में किसी भी सीक्रेट टेक्निक का यूज नहीं कर सकता था। अब इन्हीं सारी चीजों के बारे में सोचकर सिंग्यून काफी परेशान होता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसे करना क्या चाहिए। तभी इनके साथ वाला लड़का कहने लगता है कि अगर हमारे पास में एक ऐसा ट्रेजर होता जिसके मदद से हम किसी के क्वालिफिकेशन और टैलेंट को बहुत ही आसानी से देख पाते, तब उस तरह से हमें इसके लिए इतना ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता और हम अपने लिए किसी टैलेंटेड स्टूडेंट को बहुत ही आसानी से खोज लेते। तभी इसके बारे में सुनकर सिंग्यून को किसी चीज के बारे में याद आता है और कहता है कि यूसाई तुमने तो मुझे इसके बारे में याद दिला दिया। और अब इतनी बात कहने के बाद वो अपने पास से मास्क के जैसी कोई ट्रेजर निकालता है और फिर इनसे बताता है कि मैं जब ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट में था, तब उस वक्त मैंने एम्परर आर्टिफैक्ट 9 पैटर्न्स इनर आई के बारे में स्टडी किया था, जो कि एंशिएंट स्टार सेक्टर का एक सीक्रेट ट्रेजर है, और इसके बारे में स्टडी करके उसने इसका क्लोन बना लिया था। लेकिन असल में बाकी लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए वे उससे पूछने लगते हैं कि आखिर ये चीज है क्या। तब इस पर सिंग्यून इनसे कहता है कि यह एक सीक्रेट ट्रेजर है जो कि ट्रेवल करते समय गलती से मेरे पास में आ गया था, और ये लेवल 9 वाला एक किंग आर्टिफैक्ट है जिसे कि स्काई आई नाम से जाना जाता है। तब इसके बारे में सुनकर ये सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। जिसके बाद सिंग्यून इनसे कहता है कि इसके मदद से हम अपने डिफेंस लेवल को देख सकते हैं और इसी के साथ साथ हम इसके मदद से अपने पोटेंशियल और मार्शल स्पिरिट को भी देख सकते हैं। तब इसके बारे में सुनते ही योयो हैरान हो गया था और फिर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम इसका यूज करके हिडन जीनियस को ढूंढ पाएंगे, और इसके अलावा इस तरह से तो हम उनको बहुत ही आसानी से अपने टीम के अंदर ले भी पाएंगे। तब इस पर नोनगू कहती है कि यह सीक्रेट ट्रेजर एक पावर के बराबर है जो कि एम्परर लेवल वाले वेपन की भी बराबर
बराबरी कर पाएगा। तब इस पर सिंग्यून इनसे कहता है कि पहले तो मैं इसे बाहर नहीं लाना चाहता था, क्योंकि मुझे भी पता है कि बहुत से लोग इसे पाना चाहते हैं, लेकिन अब तो तुम सभी मेरे टीम मेंबर हो और इसीलिए मुझे तुम सभी के ऊपर पूरा यकीन है। तब इसके बारे में सुनकर यो खुश होते हुए कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि अगर जिस किसी ने भी इसके बारे में लीक करने की कोशिश की तो फिर मैं खुद उसे अपने हाथों से साफ कर दूंगा। अब इस तरह से सिंग्यून यहाँ पर स्काई आई का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, ताकि इसके मदद से वो अपने टीम के लिए किसी अच्छे से स्टूडेंट को खोज पाए। इसके बाद हम देखते हैं कि सिंग्यून स्काई आई का यूज करने लगा था और इसके मदद से वो यहाँ पर आए हुए सभी स्टूडेंट को देखने लगा था, लेकिन ऐसा करते हुए इन सभी को काफी टाइम हो जाता है और आखिरकार इनको यहाँ पर कोई भी अच्छा स्टूडेंट नहीं मिल पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से योजो भी परेशान होने लगा था और फिर सिंग्यून से कहता है कि इतना समय हो जाने के बाद भी हम अपने एक टीममेट को नहीं खोज पाए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि हमारी टीम कंप्लीट नहीं होगी और अगर ऐसा हुआ तो एकेडमी वाले जबरदस्ती किसी को भी हमारे टीम के अंदर ज्वाइन करा देंगे। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई एक प्यारी सी लड़की आती है और वो इनसे पूछती है कि क्या आपको अभी भी अपने टीम के लिए कोई टीम मेंबर चाहिए। अब इसे देखते ही सिंग्यून समझ गया था कि इसके पास में यिन यांग रिल्म की लेवल 2 वाली कल्टीवेशन है और इसके अलावा इसकी मार्शल स्पिरिट केवल 6 क्लास वाली है, जिसका मतलब था कि वैसे तो वो लड़की टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी इसे जीनियस नहीं माना जा सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर लड़की को काफी बुरा लगता है और वो इनसे कहती है कि मैं बहुत ही कॉम्पिटेंट हूँ और इसके अलावा मैं बहुत ओबीडियंट भी हूँ, और इसी के साथ वो इनसे कहती है कि मैं तो आपसे कोई रिसोर्स भी नहीं लेना चाहती। जिस पर सिंग्यून कहता है कि जो कोई भी एकेडमी में एंटर करने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया उसे वैसे भी कोई रिसोर्स नहीं दिया जाता। तब इस पर लड़की इनसे कहती है कि मैं भी इसके बारे में जानती हूँ, क्योंकि अगर मैंने आप लोगों के टीम को ज्वाइन कर लिया तब इसके वजह से टीम का डेवलपमेंट थोड़ा सा धीरा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपके टीम को ज्वाइन करने के लिए आपके साथ में लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे बातों से सिंग्यून हैरान हो गया था और उससे पूछता है कि क्या सच में तुम लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना चाहती हो। तभी योजो कहने लगता है कि जिस किसी मेंबर के पास में भी लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर जिस टीम ने लिया था वो उसे सेल करने की कोशिश ना करे तब तक तुम उस टीम को कभी भी नहीं छोड़ पाओगी। इसके बाद सिंग्यून उस लड़की से पूछता है कि तुम हमें क्यों ज्वाइन करना चाहती हो, क्योंकि वैसे तो हमारी जीयू टीम अभी 3rd रेट वाली टीम है और इसके अलावा हम तो इसके बारे में भी नहीं जानते कि क्या हम इस साल वाले रिलीगेशन से बच पाएंगे, और इसीलिए वो उससे पूछता है कि आखिरकार रिसोर्स कैसे होंगे। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि अगर मैं एकेडमी एलोकेशन के लिए वेट करूं उससे अच्छा सोचा कि मैं किसी टीम के साथ में लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हूं, लेकिन इसके बाद भी कोई मुझे अपने टीम के अंदर नहीं रखना चाहता। और अब इसके बारे में बताते हुए वो काफी उदास भी हो जाती है, लेकिन इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि अभी भी तुम्हें इसके बारे में ध्यान से सोचना चाहिए। यह सुनकर वो लड़की उससे कहती है कि मैंने इसके बारे में सोच लिया है। जिसके बाद सिंग्यून कहता है कि आखिरकार इसके बारे में जांच पूरा हो गया और इसके बाद वो इसके पोटेंशियल के बारे में देखने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में चेक करने पर वह पूरी तरह से हैरान हो गया था और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। यह देख योयो उससे पूछता है कि क्या हो गया। जिसके बाद सिंग्यून सोचने लगता है कि भले ही इसके पास में लियूसियन के जितनी अच्छी 9 कोल्ड वेंस नहीं है, लेकिन इसे देख ऐसा लगता है कि इसके पास में मार्शल एम्परर बनने की पोटेंशियल है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भूल जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि लड़की को ऐसा लग रहा था कि वे लोग भी इसे अपने टीम के अंदर नहीं रखना चाहते और इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी सिंग्यून उससे कहता है कि हमारे टीम में तुम्हारा स्वागत है, जिसके बारे में सुनकर वो लड़की हैरान हो गई थी। और फिर सिंग्यून उससे कहता है कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है। तब इस पर लड़की इनसे कहती है कि मेरा नाम बाई बिंग है और इसी के साथ साथ वो इनको अपने टीम के अंदर लेने के लिए थैंक यू भी कहती है। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और इसीलिए वो सिंग्यून से दोबारा पूछती है कि क्या आप सच में मुझे अपने टीम के अंदर ज्वाइन कराना चाहते हैं। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि मुझे अभी पता चला कि तुम्हारे पास में मार्शल एम्परर बनने की काबिलियत है और इसीलिए अब तुम इसके बारे में डिसाइड करो कि क्या तुम मेरे टीम के अंदर रहना चाहती हो या फिर नहीं रहना चाहती हो। तब इसके बारे में सुनते ही वो लड़की पूरी तरह से हैरान हो गई थी और सिंग्यून से कहती है कि अगर सच में मेरे पास में मार्शल एम्परर बनने की काबिलियत है तो क्या इसके बाद भी आप मुझे यहाँ से जाने देंगे। तब इस पर सिंग्यून उससे कहता है कि सच में तुम्हारे पास में मार्शल एम्परर बनने की काबिलियत है, लेकिन अब तुम्हें कहाँ जाना है इसकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा और इसके अलावा हमारे बीच में तो कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। तब लड़की सोचने लगती है कि अगर इसने चाहा होता तो इस बात को सीक्रेट ही रखा होता और इस तरह से इसने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करा लिया होता, लेकिन इसने तो मेरे साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, बल्कि उसने इसके बजाय इसके बारे में सब कुछ
कुछ मुझे बता दिया। इसीलिए वो लड़की सिंगयुन से कहती है कि आपने मेरे साथ में इतने सच्चाई से ट्रीट किया जिसके वजह से मैं केवल आपके ही टीम को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तब इस पर सिंगयुन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो क्योंकि तुमने ऐसा करके बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। जिस पर वो लड़की उससे कहती है कि अब तो मेरे देखभाल की जिम्मेदारी आपको ही लेनी होगी और इसके लिए मैं आपसे पहले ही सॉरी कहती हूँ। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।